हेलो बच्चों, आज हम किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। बच्चों, वृद्धि एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि बीज से एक पौधा बनता है और पौधा वृद्धि करके एक पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे वृद्धि करके वयस्क बन जाता है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव होते हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग प्रकार से होती है। किशोर तथा किशोरियों में किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दौरान शरीर की हड्डियां तेजी से वृद्धि करती हैं, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बनती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं। 18 वर्ष की आयु तक बालक और बालिका अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। अलग अलग बच्चों की लंबाई में वृद्धि की दर भी अलग अलग होती है। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर तो करता ही है, साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करता है। शारीरिक बनावट में परिवर्तन। किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। स्वर में बदलाव। बच्चों, आपने देखा होगा कि लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ मधुर होती है। ऐसा क्यों होता है? किशोरावस्था में स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि कहा जाता है। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व यानी पिच वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा और भारी होता है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता। किशोरावस्था में स्वेद ग्रंथियों एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। जननांगों की परिपक्वता। किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करते हैं। मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते। वे तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लगते हैं। वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, वह द्वितीयक लक्षण कहलाते हैं। जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी, मूछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास आदि। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों में ही बगल व जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष तथा अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करते हैं।
अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है और अपना कार्य करता है। किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ तथा दाढ़ी निकलने लगती है। इसी तरह अंडाशय से भी स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव शुरू होता है, जिससे लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य। जब किशोरों के वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं किशोरियों के अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 11-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर सामान्यतः 45-50 वर्ष की आयु तक होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों के अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय में एक अंडाणु निकलता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की भीतरी दीवार मोटी होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने लगती है, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। इसे ऋतुकाल या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है, जिससे गर्भधारण हो सके। मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिन तक के अंतराल में चलता रहता है। इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं सहित टूटना शामिल है। यह चक्र स्त्रियों में 11-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45-50 वर्ष की आयु तक चलता है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में होता है। इसे रजोदर्शन कहते हैं। 45-50 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते यह चक्र प्राय रुक जाता है। इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, परंतु धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। जनन स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम तथा व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। लिंग निर्धारण। बच्चों, आप जानते हो कि गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? दरअसल निषेचित अंडाणु अर्थात युग्मनज में शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र। इनमें 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र पुरुष और स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इसमें से भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र हैं जो XY के रूप में पहचाने जाते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्र होता है। ये Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़का होता है। जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन से होने पर युग्मनज XX प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़की होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुत्र के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी Y गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। इसलिए पुत्र पैदा न होने पर स्त्रियों को दोष ठहराना
अवैज्ञानिक है। समाज में संतान के लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित करना पूर्णतः गलत तथा निराधार है। अतः इस संबंध में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।